ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि कह सकते हैं ना कि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े होते हैं या फिर जिनका कह सकते हैं कि अब तक का परफॉर्मेंस ऑन एन एवरेज रहा है, और वो विद्यार्थी अगर यूपीएससी सिविल सेवा में आना चाहते हैं और यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा देना चाहते हैं या फिर सिविल सेवा की तैयारी करना चाहते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, तो उनके मन में पता है एक सबसे बड़ा या फिर कोई भी कैंडिडेट अगर किन्हीं को सबसे अधिक भय लगता है किसी एक एग्जामिनेशन में, वह होता है साक्षात्कार और इंटरव्यू। कोई भी कैंडिडेट कितना ही वो कह सकते हैं कि एकदम कह सकते हो ओवर स्मार्ट या इंटेलिजेंट और जीनियस क्यों ना रहा हो, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी टेस्ट होती है, जो इंटरव्यू होता है, जो साक्षात्कार है, उसमें कह सकते हैं लिखना और लिख के कुछ उत्तर देना, जैसे हम लोग आज तक क्लास 1, 2 से लेकर 10th, 12th और ग्रेजुएशन तक करते आए हैं, वो एक अलग चीज होती है। लेकिन एक बोर्ड मेंबर्स के सामने, एक पैनल मेंबर्स के सामने आप 4-5 जने जो बैठ के आपका जब पर्सनालिटी टेस्ट लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उस वक्त किसी प्रश्नों को जब पूछा जाता है तो उसका हम भर्बली उत्तर देते हैं मौखिक तौर पे, और वो उत्तर जो है हमारा व्यक्तित्व का कह सकते हैं ना कि एक परीक्षण का एक माध्यम है, एक जरिया है। तो अब है कि यूपीएससी का इंटरव्यू कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। अगर इसमें आप असफल हो जाते हैं या फिर इसमें कोई पासिंग मार्क्स तो नहीं है, बट कोई पासिंग मार्क्स नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू में कुछ भी धड़ल्ले से बोल के या फिर कुछ भी हम नहीं भी बोल के इसमें मतलब पास कर जाएंगे। इसकी भी एक सीमा है कि आपको उतना तो कम से कम आना ही चाहिए ताकि बोर्ड मेंबर्स को लगे कि ना ये कैंडिडेट जो है उतना कैलिबर रखता है, उतनी कह सकते हैं कि इसके पास वो क्षमता है, ताकि भविष्य में आप एक आईएएस, एक डीएम और कलेक्टर बनते हैं, आईपीएस, एसपी वगैरह बनते हैं, या किसी भी स्टेज पे जाते हैं यूपीएससी सिविल सेवा के माध्यम से जब आपका चयन होता है, तो इसमें किसी भी स्टेज पे जाएंगे तो आप एक ग्रुप की जॉब है, तो एक ऑफिसर और एक लीडरशिप रोल प्ले करेंगे। आपको सामने आकर लोगों को मोटिवेट करना होगा, लोगों को परसुएट करना होगा, मतलब एक आप कह सकते हैं ना अग्रणी नेता के रूप में आप रहेंगे। और अगर नेता ही लच्चर पिक्चर वाले हो गए या फिर कह सकते हैं ना कि उतने अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए लोगों के समक्ष, अगर मार्गदर्शक हैं, जो कह सकते हैं ना कि जो पथ प्रदर्शक होते हैं, वो अगर अपने भावनाओं को, अपने वक्तव्यों को, अपने प्रेजेंटेशन को आम जनमानस के समक्ष अगर अच्छे से नहीं रख सकते हैं अपने जूनियर्स को, तो फिर वो कैसे प्रभावित करेंगे, वो कैसे परसुएशन उनको देंगे, कैसे उसे प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। और जब आप लीडरशिप रोल में होते हैं, आप जब किसी एक डिस्ट्रिक्ट के किसी ऐसे पद पे होते हैं, आप आगे चलकर जो है सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनते हैं, जो भी आईएएस क्वालिफाई करके जाते हैं और आईएएस सिविल सेवा में आने के बाद, तो वो देश विदेश में एम्बेसडर होते हैं, तो उनकी एक इमेज होनी चाहिए, उनकी एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, उनका ऐसा व्यक्तित्व होना चाहिए ताकि वो सामने वाले को प्रभावित किए हुए बिना ना रह सके। तो सबसे बड़ी यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है कि एवरेज स्टूडेंट क्रैक यूपीएससी इंटरव्यू। इसमें अगर आप कैन लगा दें तो कैन एवरेज स्टूडेंट क्रैक द यूपीएससी इंटरव्यू, और दूसरा है कि एवरेज स्टूडेंट क्रैक यूपीएससी इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू जो है ना, या व्यक्तित्व का परीक्षण, या कह सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट, आप इसे जिस भी रूप में कहें, अगर आपने अभी तक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का नोटिफिकेशन को नहीं पढ़ा है, तो जब आप उसके सिलेबस को रीड करेंगे, मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप सिलेबस को जरूर रीड करें। जब आप प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देखेंगे, प्रीलिम्स का, मेंस का, उसी वक्त इंटरव्यू के बारे में भी 10 से 12 लाइन लिखा हुआ है। तो इंटरव्यू के से संबंधित वो 10 से 12 लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इधर उधर से ज्यादा डिंग नहीं फेंकूंगा, बस जो उसमें लिखा हुआ है, यूपीएससी क्या कहना चाहती है, यूपीएससी इंटरव्यू के माध्यम से क्या आपका परीक्षण लेना चाहती है, उसके बारे में हम लोग यहाँ जिक्र करेंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें बता देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, यूपीएससी का 3 स्टेज होता है, सभी को मालूम है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो जो भी कैंडिडेट यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो मान लिया जाए कि इंटरव्यू से पहुंचने से पहले वो 2 स्टेज से गुजर चुके हैं, पहला प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा। मान के चलता है तभी आप इंटरव्यू देंगे, ऐसे आपको मौका ही नहीं मिलेगा। तो जो कैंडिडेट एक कैलिबर रखता है, यह कैपेसिटी रखता है, जो प्रीलिम्स, यूपीएससी का प्रीलिम्स
यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता अर्जित करके मुख्य परीक्षा में वो बैठ जाते हैं, अर्थात उस कैंडिडेट्स में कुछ ना कुछ तो एबिलिटी रहा होगा, कुछ ना कुछ तो कैपेबिलिटी रहा होगा इस यूपीएससी को समझने के लिए, या फिर यूं कहूं तो तमाम चीजें, चाहे करंट अफेयर की तैयारी हो, नोट्स बनाना हो, अपने आप को रूटीन बनाकर जो है एक कह सकते हैं अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में जो है, जो चाहे घर का ही हो, पढ़ाई का ही हो, स्टडी का प्लान ही हो, आप जैसे स्टडी प्लान बनाते हैं तो भविष्य में आप कोई डिस्ट्रिक्ट का, कोई स्कीम का कोई प्लान बनाएंगे, कोई फाइनेंशियल प्लान को एक्सिक्यूट करेंगे या बनाएंगे, ठीक है। जितने भी बड़े बड़े अधिकारी होते हैं एग्जीक्यूटिव विंग के, वो बाद में जो है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का भी कार्य करते हैं। तो जब से आपने पढ़ाई प्रारंभ किया, जब ने यूपीएससी का अपने कह सकते हैं तैयारी प्रारंभ किया, उस वक्त से ही जो है आप अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो है एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आप आ जाते हैं। तो जब इंटरव्यू की बात होती है तो सबसे बड़ी बात है कि आपने मेंस क्वालिफाई कर रखा है, आपके पास उतना नॉलेज है, आपके पास उतनी कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन, डाटा या फिर वो अभ्यास हो चुका है जब आप किसी प्रश्नों के उत्तर को लिख कर जो है यूपीएससी के समक्ष रख सकते हैं, और यूपीएससी जो है आपको फिर वहां पास करती है, तब आप इंटरव्यू के लिए कह सकते हैं इसमें आपका कॉल आता है। तो सबसे बड़ी बात है एवरेज कौन हुआ, एवरेज सामान्य विद्यार्थी कौन होता है। एवरेज वैसे विद्यार्थी होते हैं जिनका ऑन बैकग्राउंड होता है, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट को आप देखोगे तो भले ही वो अपने बैकग्राउंड में, चाहे बचपन में होती है कि 10th लेवल के एग्जामिनेशन में बहुत लोग ऐसे होते हैं कि खेलने कूदने में अधिक समय व्यय कर देते हैं, उतना वो अपने लाइफ को लेकर, अपने फ्यूचर्स को लेकर, अपने कैरियर को लेकर अधिक कंसर्न नहीं रहते हैं, अधिक चिंतित नहीं रहते हैं। लेकिन आफ्टर ग्रेजुअली जब वो धीरे धीरे ग्रेजुएट करते हैं, वो परिवेश को देखते हैं, वातावरण को जानते हैं, एक जब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, ठीक है, उनके अंदर जब मैच्योरिटी डेवलप होती है, तब वो जान पाते हैं कि हमें अपने जीवन के लिए कुछ करना है, हमें भी कोई एक कैरियर या गोल देखना है। तब वो यूपीएससी की तैयारी में जुटते हैं, उसके सिलेबस को देखते हैं, उसके फिर जितने भी स्टेजेस हैं प्रारंभिक परीक्षा से होकर गुजरकर वो मेंस तक पहुंचते हैं, फिर साक्षात्कार तक। तो मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि जो भी विद्यार्थी प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लिया है वो एवरेज स्टूडेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो मिथ जो है ना, कह सकते हैं ना, मिथ अपने बारे में सेल्फ स्टीम कह सकते हैं, लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, इसको निकाल कर फेंक ले। प्रीलिम्स क्वालिफाई करना कोई इजी बात नहीं, बहुत ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं इनफैक्ट जो अच्छे ब्राइट स्टूडेंट रहते हैं स्कूल और कॉलेज में, दे अनएबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और द मेंस एग्जामिनेशन। यूपीएससी सिविल सेवा में प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, मेंस पहुंचना, इंटरव्यू का कॉल लेटर आना, यह दर्शाता है, यह साबित करता है कि आप एक जो है सामान्य विद्यार्थी नहीं है, आप में उतनी कैपेसिटी है कि आप यूपीएससी के प्रश्नों के उत्तर को दे सकें। तो सबसे पहले जो है ना, कह सकते हैं कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास को जगाएं, आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करें इंटरव्यू को फेस करने से पहले, ठीक है। तो ये कुछ मूलभूत जो है मैं बैकग्राउंड बता देना चाहता हूं कि भाई आप एवरेज और सामान्य विद्यार्थी नहीं हैं, आप जो है इंटरव्यू का जो स्टेज है वहां तक पहुंचते पहुंचते, अब जितना एक यूपीएससी के कैंडिडेट आप देखोगे तो पढ़ते पढ़ते उतनी मैच्योरिटी आ ही जाती है कि दे कैन फेस द इंटरव्यू पैनलिस्ट इन सच ए मैनर सो दैट दे कैन क्वालिफाई इट। देखिए आपको वहां एकदम पूरी की पूरी तरह से एकदम पर्सनालिटी ऐसा भी व्यक्तित्व नहीं उभर कर आएगा। मान लेते हैं कि आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, कम बोलने वाले हैं, या फिर आपने आप स्कूल्स के कल्चरल एक्टिविटीज, आउटडोर एक्टिविटीज या स्टेज वगैरह में परफॉर्मेंस नहीं की हैं, तो आपको एक झिझक होगा, आप में एक डर। देखिए डर सभी कैंडिडेट्स के पास रहता है, कोई भी कैंडिडेट चाहे कितना ही ब्राइट स्टूडेंट क्यों ना हो, कितना ही इनफैक्ट जो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार इंटरव्यू देने जाते हैं, जिनका 4th और 5th अटेम्प्ट होता है, उन्हें भी इंटरव्यू से डर लगता है। आखिर जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं वो अपने आप में कह सकते हैं एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट होते हैं, कोई रिटायर्ड प्रोफेसर होते हैं, वो अपने आप के जीवन के बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति होते हैं, और उनसे किसका सामना हो रहा है, 20 से 22 से 25 साल का एक नवयुवक जो कि अभी अनुभवहीन है, अभी तक मात्र उन्होंने थ्योरी को ही पढ़ा है, जो प्रैक्टिकल कह सकते हैं एक्सपेक्ट्स होता है लाइफ का, उसे अभी तक उसने छुआ भी नहीं है। तो ये कुछ डायमेंशंस हैं यूपीएससी के इंटरव्यू का, कि सबसे पहली चीज है कि आप ये मन से भ्रांति को निकाल दें कि हम एक एवरेज कैंडिडेट हैं, हम एक एवरेज स्टूडेंट हैं, और यूपीएससी का जो इंटरव्यू है, साक्षात्कार है, वह एक बहुत ही बड़ी चीज है। द मिनट यू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस, you become a bright student no matter what your percentage in class 10th 12th और graduation। आप इसको हटा दें, ठीक है, बीती ते बिसार दे आगे की सुध ले। तो ये थ्योरी पे काम करे। अब आता है कि यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी
जो है क्या आपके अंदर देखना चाहती है। तो सबसे पहला ये चीज मानकर चले, कुछ लोग पूछते हैं यूपीएससी के इंटरव्यू, क्या हमें यूपीएससी का इंटरव्यू में सारे प्रश्नों का उत्तर देना है? अगर कुछ प्रश्नों का उत्तर हम नहीं जानते तो मेरा क्या होगा, नंबर कम आएगा? नहीं, यूपीएससी के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा गया है, अगर आपने यूपीएससी का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो उससे पढ़ें, उसमें लिखा गया है कि जो भी कैंडिडेट्स आते हैं उनका कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की तरह, जो जैसे देखते हैं कि कोई अगर क्रिमिनल वगैरह पकड़ाता है तो उसे सीबीआई वगैरह या आईबी वगैरह के ऑफिसर एकदम क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, वो एक क्रॉस एग्जामिनेशन और इंट्रोग्रेशन डिफरेंट है। और यह यहाँ इंटरव्यू हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, इंट्रोग्रेशन आपका नहीं हो रहा। तो यह मन से भ्रांति निकाल दें कि आपका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा, आपको 4-5 मेंबर एकदम घेर कर ताबड़तोड़ क्वेश्चन का फायर करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। क्वेश्चंस आंसर पूछने का एक कह सकते हैं ना एक तरीका होगा, और वह तरीका बस इसलिए होता है, वो एक कह सकते हैं कि माध्यम होता है आपसे वार्तालाप करने का। क्वेश्चन आंसर पूछने का उद्देश्य यह नहीं होता है कि आपके वो कह सकते हैं ना कि मेरिट को जांचना चाह रहे हैं, वो आपके अंदर कितना ज्ञान है, कितना इंफॉर्मेशन है, कितना डाटा है। इन तमाम चीजों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन और जांच पड़ताल प्रीलिम्स और मेंस के द्वारा किया जा चुका है। तो इस चीज को आप मन से निकाल दें कि हमें वहां बहुत ही जानकार होकर जाना है, बहुत ही विद्वान जन ही उसे क्वालिफाई करते नहीं। वहां आपका एटीट्यूड क्या होगा, आप पॉजिटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति हैं या निगेटिव एटीट्यूड वाले व्यक्ति। कोई प्रश्न पूछा गया, उसके आप उत्तर देते हैं तो कुछ पॉइंट्स बताते हैं, जैसे जुडिशरी में कुछ लूप होल्स हो सकते हैं, कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं, बट इसके क्या क्या मेरिट्स हैं, इसके क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, और अब तक का इंडिपेंडेंस के बाद इसने कैसे कैसे सोशल, इकोनॉमिकल और फाइनेंशियल या फिर डेमोक्रेटिक सस्टेनेबिलिटी को किस प्रकार यह प्रभावित किया है। तो कह सकते हैं ना कि जुडिशरी का अपना एक अलग महत्व है, गार्जियन कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसके कुछ लिमिटेशंस हो सकते हैं कि जैसे डिले इन जस्टिस, डिनाइड जस्टिस, जो भी है, बट इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को अगर हम ज्यादा वहां रखेंगे तो जान पाएंगे हमारे जो सामने वाले पैनलिस्ट होंगे, नहीं ये व्यक्ति जो है पॉजिटिव माइंडेड है। देखिए कुछ भी रूल्स बन जाए, कितना ही अच्छा नियम कानून आ जाए, कितने ही अच्छी सरकारें आ जाए, कितना ही अच्छा कह सकते हैं ना कि सब अच्छा ही हो, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ कमी खोजने वाले लोग खोज ही लेते हैं। तो बेटर यही होगा कि हाँ ठीक है, लिमिटेशंस को गिनाएं, लेकिन साथ साथ उसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव जो एटीट्यूड होना चाहिए व्यक्ति का, वो वहां झलकना चाहिए। हम अपने आंसर्स में ऐसे पॉइंट्स को रखें जो लगे कि नहीं हमारा जो है व्यक्तित्व बहुत सकारात्मक है। तो वह जो है आपके व्यक्तित्व का निरीक्षण करती है एक प्रश्न और उत्तर के माध्यम से। वह सिर्फ डाटा और नॉलेज को जानना नहीं चाहती, आपके मेंटल कैलिबर को जांचना चाहती है, आपके मेंटल अलर्टनेस को जांचना चाहती है, आपके डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को जानना चाहती है। तो ये सब चीजें हैं जो कि इंटरव्यू के माध्यम से बोर्ड मेंबर्स आपसे जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप एक सोशल और सिविल लाइफ में आना चाहते हैं, एक समाज सेवा के रूप में आप अपना कह सकते हैं ना पूरा जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, तभी तो आप सिविल सेवा में आने का निर्णय लिया है। तो आपको करंट अफेयर के बारे में कितना नॉलेज है, आपके लोकेलिटी में कौन सी घटनाएं घट रही हैं, आपके कह सकते हैं ना डिस्ट्रिक्ट में कौन सा घटना घट रहा है, आपके राज्य में कैसी परिस्थिति है, नेशनल लेवल पे कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं घट रही हैं, इंटरनेशनल लेवल पे क्या घट। देखिए अभी पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है एक ग्लोबलाइज्ड विलेज है। तो इस वैश्वीकरण में कोई वैश्विक विश्व में भी कोई घटना घटती है, चाहे टेररिज्म हो गया, साइबर क्राइम हो गया, कोई अदर कंट्री का जैसे ट्रंप हटकर अभी बाइडेन आए तो भारत और यूएसए का रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई सिंपल सी स्टेट में जो है अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई भी केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल है, इकोनॉमिक रिपोर्ट है, तो जो भी समसामयिक घटनाएं घट रही हैं उस पर आपकी पकड़ है या नहीं। यह कह सकते हैं कि आप समाज में आना चाहते हैं तो समाज में घट रही घटनाओं के बारे में आपको जानना चाहिए। एक प्रशासक को यह चीजों के बारे में ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप उस समाज की कुरीतियों को दूर हटाएंगे, उस समाज में कुछ जो लूपहोल्स हैं, जो लिमिटेशंस है उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, उस समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो जान लेना बड़ा आवश्यक है। इसमें आपके करंट अफेयर का भी जांच पड़ताल किया जाता है। तो ये जो है ना, फिर डिसीजन मेकिंग आपको बोल दिया जाए कि आप इस जिले के कलेक्टर हैं, यहाँ कोई सुनामी आ गई, तूफान आ गया, कोई डिजास्टर हो गया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, या फिर आप किसे पहले निकालेंगे, कोई वुमेन्स को पहले निकालेंगे, प्रेग्नेंट वुमेन अगर है तो कोई चाइल्ड को पहले निकालेंगे, कोई एल्डर्स पीपल को निकालेंगे, कोई यंग को निकालेंगे। तो आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी के आधार पर जो है आपको जांचना चाहते हैं। ठीक है, फिर अगर बोल दिया जाए कि आप सड़क से जा रहे हैं अपनी गाड़ी से
और रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया तो आपका वहां क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या आप एम्बुलेंस को बुलाएंगे या अपनी गाड़ी से जो दुर्घटनाग्रस्त स्थल पे जो दुर्घटना ग्रसित लोग हैं उसे आप हॉस्पिटल भेजेंगे और आप फिर पैदल जाएंगे? तो आपके आयाम जो है, आपका जो है ना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी के तहत आपके पॉजिटिव एंगल्स, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर थॉट्स, योर प्रिंसिपल, योर एटीट्यूड को जांचने का प्रयास करेंगे। तो इंटरव्यू इतने कह सकते हैं ना कि बहुत अपने आप में बहुत बड़ी चीज नहीं है। साक्षात्कार और पर्सनालिटी टेस्ट जो है, बोर्ड मेंबर्स आपको बस कह सकते हैं ना कि यह जांचना चाहते हैं कि यह जो व्यक्ति है यह यूपीएससी के लिए उचित है या नहीं, या फिर यूपीएससी के लिए या सिविल सर्वेंट बनने के यह लायक है या नहीं। वो जो मेटल चाहिए ना, अलाउ, जो साइंस के अगर की बात करें तो अलाउ वो चाहिए। अलाउ अगर वह है आपके अंदर तो फिर आगे जाकर कमीशन आपको ट्रेनिंग देके वो मेटल बना लेंगी, डिफरेंट मेटल्स, क्योंकि सरकार को जिसकी जरूरत होगी। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना। और यूपीएससी का सबसे पहली बात तो मैं यही कहूंगा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया है, अपने अंदर से सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डाउट और लोअर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को निकाल फेंके। डर होना अच्छी बात है, इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है कि आप डर रहेगा तो आप पढ़ाई करेंगे, अपना व्यक्तित्व को सुधारेंगे, फिर बोलचाल की भाषा को आप सुधारें। आपकी भाषा में कोई ना कोई भाषा पे, चाहे हिंदी माध्यम से हो तो हिंदी पे पकड़ होनी चाहिए, अंग्रेजी में हो तो अंग्रेजी में पकड़ होनी चाहिए, जिस भी भाषा में, संस्कृत में दे रहे हो, उड़िया, गुजराती, मैथिली, बंगाली, जिस भी भाषा में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उस भाषा में आपकी एक अपनी पकड़ होनी चाहिए ताकि सामने वाले को आप प्रभावित कर सकें। तो बोलचाल की भाषा कैसी है यह भी देखा जाता है, ठीक है। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो कि इंटरव्यू के लिए जरूरी है और इंटरव्यू में उतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात्कार एक कह सकते हैं ना कि ठीक है, प्रीलिम्स और मेंस निकलने के बाद एक इंटरव्यू एक स्टेज है, एंड बी पॉजिटिव, यू विल आल्सो क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। सो एवरेज स्टूडेंट हो या ब्राइट स्टूडेंट हो, इंटरव्यू सबको फेस करना है। अगर ये हार्ड है तो सबके लिए हार्ड है, इजी है तो सबके लिए इजी है। वही बोर्ड मेंबर्स सारे विद्यार्थियों का चयन करते हैं। बस आप अपना मेटल सीख लीजिए और सिलेक्ट होइए। तो इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी एवरेज स्टूडेंट हैं जिनका अभी तक कैरियर अच्छा नहीं रहा है, थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, शीशे के सामने बोलने का अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों के सामने आप कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फिर आप कह सकते हैं बहुत सारे मॉक इंटरव्यू में अपीयर हो सकते हैं। फिर अगर मॉक इंटरव्यू में नहीं भी अपीयर होते हैं तो आप कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं ना कि कोई भी एक सामने शीशा लगाएं फ्रेम वाला और वहां वार्तालाप करें। तो वो जो है ना सामने देखकर जब आप बात करेंगे तो वहां एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो ये सब कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं जिससे कि आप अपना पर्सनालिटी, इमेज और फिर ड्रेसअप वगैरह तो उस दिन फॉर्मल जो भी है कोट पैंट आप पहनकर जाएंगे तो वो कह सकते हैं ना कि ड्रेस वगैरह, हेयर स्टाइल वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कुछ मूलभूत चीजें हैं जो आपको देखना होगा। और एवरेज स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, इंटरव्यू में उतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यू कैन इजिली क्रैक दिस यूपीएससी इंटरव्यू, ठीक है। तो एवरेज स्टूडेंट कैन क्रैक दिस यूपीएससी इंटरव्यू, सो नथिंग टू वरी अबाउट टू मच फॉर दिस एग्जामिनेशंस और एनी अदर एग्जामिनेशन इंटरव्यू, ठीक है। तो जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट अगर मेंस और प्री क्वालिफाई कर लिया है, दे कैन आल्सो क्वालिफाई फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। भले कुछ नंबर कम हो, कुछ मार्क्स कम हो, वो ऊपर नीचे होते रहता है, इसके लिए उतनी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। कोई अधिक जो जिसका व्यक्तित्व एकदम श्रेष्ठ है उसको अच्छे नंबर मिलते हैं, कुछ कम होते हैं तो कुछ थोड़े नंबर मिलते हैं, लेकिन यहाँ फेल किसी को नहीं किया जाता है। सो निर्भीक होकर यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाए, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।